गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के विषय में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात दोस्तों एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ यूपी। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी की क्लास करेंगे दोस्तों, थ्योरी की क्लास करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हल कराना था दोस्तों। तो नेक्स्ट डे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपके जीवन में इस क्लास का बहुत ही बड़ा महत्व होगा दोस्तों, यदि आप लोग इसे पूरा देखते हैं तो। यदि आप इस वीडियो को आज पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए पहले बात करेंगे, सर्वप्रथम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की कृषि। केवल कृषि के बारे में बात करेंगे दोस्तों, अर्थात एग्रीकल्चर ऑफ यूपी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है दोस्तों। मूल आधार क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो आप कहेंगे मूल आधार कृषि है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकार अर्थात वर्कर थे, जिसमें से 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे दोस्तों। कृषक और कृषि श्रमिक में अंतर होता है, अर्थात जो लोग खेती करते हैं उसे जो है, जिनके पास खेत होता है उसे कृषक कहा जाता है दोस्तों। जिनके पास खेत नहीं होता है लेकिन वो भी लोग काम करते हैं खेती में, तो वे होते हैं कृषि श्रमिक होते हैं। उनकी संख्या दोस्तों उनसे ज़्यादा है, अर्थात कृषक की संख्या जो है, कृषक की जो संख्या है दोस्तों 190.58 लाख है, जबकि कृषि श्रमिकों की जो संख्या है दोस्तों 199.39 है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कर्मकारों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जो है 59.3% है दोस्तों। जो कर्मकार हैं, टोटल कर्मकार कितने थे दोस्तों, ये थे 658.15 लाख कर्मकार। लेकिन इन कर्मकारों में जो कृषकों और कृषि श्रमिकों की जो संख्या है दोस्तों, टोटल का 100% का दोस्तों ये जो है 59.3% है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है दोस्तों, यह है 25,304 हेक्टेयर है दोस्तों। 25,304 हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है दोस्तों, कुल 12% है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है दोस्तों, लगभग 12% है दोस्तों। आइए देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन की दृष्टि में भी भारत में संपन्न राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में संपन्न राज्य तो है ही, लेकिन यदि बात की जाए पशुपालन की तो पशुपालन में भी एकदम संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश दोस्तों। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 26.1% है। इसमें वानिकी एवं मत्स्य भी शामिल किया गया है। इसमें वानिकी एवं मत्स्य भी शामिल किया गया है, इसलिए जो है इसका प्रतिशत ज़्यादा दिखा रहा है दोस्तों। कितना दिखा रहा है, 26.1% दिखा रहा है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है दोस्तों, 21% है।
पूरे देश में जो 100% खाद्यान्न उत्पादन होता है, 21% खाद्यान्न उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? यह आपके उत्तर प्रदेश से ही होता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देश का जो फल उत्पादन है वह 10.8% उत्पादन होता है। केवल कहाँ दोस्तों, कहाँ उत्पादित होता है यह दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है 10.8%। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% उत्पादन देता है दोस्तों, योगदान देता है उत्पादन में, जबकि फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 10.8% है, लगभग 11% के आसपास। उत्तर प्रदेश में देश का कुल सब्जी उत्पादन का 15.4% सब्जियों का उत्पादन होता है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन की बात की जाए दोस्तों, कुल देश में, अपने पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है 15.4% सब्जी का उत्पादन करता है दोस्तों। आइए दोस्तों, जब कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है तो उस कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन लाखों बार पूछ चुका है, ऐसा माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा क्योंकि दोस्तों कम से कम हर वर्ष एक न एक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, अर्थात मिश्रित कृषि क्या है। तो इसमें जो है दोस्तों कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। कहा जाता है कि गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, खरबूज, तरबूज उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, खरबूज, तरबूज के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन इसमें नहीं है दोस्तों, गन्ना में नहीं है। एक गलत होगा। गन्ना में प्रथम स्थान इस समय कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है। यूपी का दूसरा स्थान है गन्ने में। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो पता भी चलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखेंगे, दूसरा टॉपिक है कृषि में, यह है उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ यूपी। आइए देखते हैं दोस्तों। कृषि कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन के आधार पर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आइए देखते हैं दोस्तों और बांटते हैं उत्तर प्रदेश को इन 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। पहला कृषि जलवायु क्षेत्र है भाभर एवं तराई क्षेत्र। भाभर एवं तराई क्षेत्र, इसमें जो है दोस्तों हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र शामिल हैं। इसमें क्या शामिल है दोस्तों? हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र शामिल हैं। तो हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे आपका सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया और मुरादाबाद। ये हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है। एक कौन से क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों? भाभर एवं तराई क्षेत्र कहलाते हैं। ये पहला जो है क्लाइमेटिक जोन हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरा है पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान, इसमें जो दोस्तों मेरठ मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? मेरठ मंडल और इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। तीसरा है दोस्तों मध्य पश्चिमी मैदान। मध्य पश्चिमी मैदान की बात की जाए तो दोस्तों बरेली, मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। चौथा है दोस्तों दक्षिण एवं पश्चिम समशुष्क मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं और मंडल आते हैं दोस्तों? आगरा मंडल एवं उसके आसपास के क्षेत्र जो है दक्षिण एवं पश्चिम समशुष्क मैदान है। यह आगरा जो है दोस्तों राजस्थान से लगा हुआ है। इस याद करने के लिए आपको बता दे रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ का जो जलवायु है दोस्तों वह समशुष्क है। आइए दोस्तों पांचवा है मध्य मैदान। मध्य मैदान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों, या कौन कौन से जिले आते हैं? तो कानपुर मंडल, फतेहपुर मंडल, लखनऊ और लखनऊ शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बुंदेलखंड प्रदेश। बुंदेलखंड प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों इसमें झांसी एवं चित्रकूट मंडल शामिल है। झांसी एवं चित्रकूट
मंडल शामिल है दोस्तों। सातवां है दोस्तों पूर्वी मैदान। सातवां जो है दोस्तों पूर्वी मैदान, इसमें गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र शामिल है। आठवां है दोस्तों उत्तरी पूर्वी मैदान। उत्तरी पूर्वी मैदान में वाराणसी, फैज़ाबाद, उत्तरी पूर्वी मैदान में कौन कौन से शामिल है दोस्तों? वाराणसी, फैज़ाबाद, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। विंध्य क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो इसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, दक्षिणी प्रयागराज के क्षेत्र शामिल हैं। ये 9 दोस्तों, ये जो 9 हैं ये क्या हैं? क्लाइमेटिक जोन है, अर्थात एक ग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उत्तर प्रदेश के। अर्थात यह कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश हैं दोस्तों। कितने प्रदेश हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में? कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। हमने 9 को देख लिया है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कृषि में ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों, हर बार हर पेपर में यह क्वेश्चन अवश्य आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य आता है दोस्तों। यदि आप लोगों को दोस्तों यह अच्छा लग रहा हो यह क्लास तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यदि जहाँ तक किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन बेसिस ऑफ रीजन। पहला है दोस्तों खरीफ की फसल। खरीफ की फसल दोस्तों यह एक फसल वर्षा आरंभ होने पर मई से जुलाई तक की जाती है दोस्तों। इसकी बुआई मई से जुलाई तक की जाती है तथा फसलों की कटाई जो है दोस्तों सितंबर अक्टूबर में की जाती है दोस्तों। तो जो यह खरीफ ऋतु है दोस्तों यह कब से कब हुआ दोस्तों? मई जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक यह चलता रहता है खरीफ ऋतु। आइए दोस्तों चलते हैं कि खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। खरीफ की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं दोस्तों? जैसे देखेंगे दोस्तों चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तेल, राई, अरहर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना होगा दोस्तों। क्या होगा? गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन आदि। आपसे पूछा जा सकता है इसमें दोस्तों कि कौन सी फसल है जो खरीफ ऋतु की फसल है, तो इन सभी में से कोई न कोई दिया ही होगा दोस्तों। तो आप जो है टिक मारेंगे। आइए दोस्तों सभी खाद्यान्न वाली फसलें ग्रेमिनी कुल की होती हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी खाद्यान्न वाली जो फसलें होती हैं वो किस कुल की होती हैं दोस्तों? वो एक ग्रेमिनी कुल की होती हैं। आइए दोस्तों रबी या शीत ऋतु की फसलें होती हैं। तो रबी फसल जो है कौन कौन सी हैं दोस्तों इसे भी देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे कि कब से शुरू होती है इस फसल की शुरुआत जो है दोस्तों अर्थात बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है। रबी ऋतु की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई करने के बाद फसलों की जब कटाई की बात आती है दोस्तों, हार्वेस्टिंग की बात आती है, तो इसकी हार्वेस्टिंग ग्रीष्म ऋतु में होती है अर्थात अप्रैल से जून के मध्य की जाती है। तो दोस्तों आइए इन फसलों को कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है। औसत ताप की आवश्यकता होती है दोस्तों। किनको जो है दोस्तों रबी की फसल जो होते हैं उन्हें औसत तापमान की आवश्यकता होती है और जल की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना खरीफ के फसलों की आवश्यकता। खरीफ के फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रमुख फसलें इसमें कौन कौन सी हैं दोस्तों? प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो है दोस्तों गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी आदि जो है प्रमुख फसलें हैं रबी ऋतु की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों। जायद की फसल कौन कौन सी हैं दोस्तों इसे भी देखेंगे। उसके पहले देखेंगे कि रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है दोस्तों? जायद की फसल कहते हैं। रबी और खरीफ की फसलों के बीच जो फसल बोई जाती है दोस्तों उसे जायद की फसल कहा जाता है। इनके मध्य बोई जाती है दोस्तों, ये हो गई जायद। तो अप्रैल और मई के बीच में जो बोई जाती हैं फसलें वो जायद की फसलें होती हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इन फसलों को
जो जायद की फसलें हैं दोस्तों, इन फसलों को मार्च अप्रैल में बोया जाता है दोस्तों, और जून जुलाई में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है दोस्तों। इन फसलों को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है इन फसलों को, अर्थात जायद वाली फसलों को। आए दोस्तों, अच्छा हाँ, यहाँ पर है भी दोस्तों, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं जायद की? ये हैं दोस्तों ककड़ी, खीरा होगा, खीर नहीं होगा दोस्तों, खीर जो है कोई फसल नहीं है, आपको पता होगा। खरबूजा, तरबूज, लोबिया, पत्तीदार सब्जियां आदि। तो दोस्तों आइए देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों, उनके विषय में थोड़ा करके जानेंगे और उनके एरिया के विषय में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखेंगे कि मेजर फूड क्रॉप्स, मेजर फूड क्रॉप्स में क्या है दोस्तों, गेहूँ अर्थात व्हीट। व्हीट की बात करेंगे दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है दोस्तों? यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है गेहूँ। गेहूँ की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब में सर्वाधिक होती है दोस्तों। इसकी उत्पादकता गंगा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक होती है दोस्तों। गेहूं की उत्पादकता की प्रमुख जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? यह है पश्चिमी यूपी जो है दोस्तों, यह गेहूं की उत्पादकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर आदि। आइए दोस्तों नोट में क्या दिया गया है देख लेते हैं। नोट में दिया गया है प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। जो प्रदेश का जो 100% एरिया है पूरे प्रदेश का, इसमें 24% भाग पर तो केवल गेहूं की खेती की जाती है दोस्तों। उसके बाद अन्य दूसरी फसल की तुलना में गेहूं जो है दोस्तों सर्वाधिक बोई जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि गोरखपुर जिले में गेहूं की खेती सर्वाधिक की जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है दोस्तों? तो वह है जिला गोरखपुर में। गोरखपुर जिले में सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है दोस्तों, और यहाँ पर उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। उत्पादन भी गोरखपुर में सर्वाधिक होता है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन करने वाला राज्य की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। पूरे भारत में गेहूं उत्पादन का प्रथम स्थान रखता है दोस्तों कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में भारत का कुल 32.42% गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों, जिसकी वजह वहां की जलवायु और मिट्टी है। गेहूं के उत्पादन के लिए जलवायु और मिट्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन है, और उत्तर प्रदेश में भारत का कुल 32.42% गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट फसल है चावल या धान। धान की बात करेंगे दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में प्रमुखतः जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ आदि है। धान जो है दोस्तों यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि गेहूं जो था वह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 18% भाग पर खेती की जाती है। किसकी दोस्तों? चावल की। चावल या धान की खेती की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों? 18% भाग पर धान या चावल की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि देश में चावल का दूसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक 15 मिलियन मैट्रिक टन है के 70 जिलों में धान की खेती के तहत 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। तो दोस्तों यह कहने का मतलब यह है कि चावल की खेती पूरे उत्तर प्रदेश में की जाती है दोस्तों, जो कि उत्पादन में, उत्पादक की बात की जाए तो चावल में यूपी का दोस्तों
सेकेंड स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? यूपी का दूसरा स्थान चावल के उत्पादन में, प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। बात की जाए 75 जिलों में धान की खेती के तहत 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। दोस्तों चावल की फसल के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह 5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, 5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग नेक्स्ट फसल है, उसका नाम है बाजरा। बाजरे की बात करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पेनिसेटम टाइफॉइड्स। पेनिसेटम टाइफॉइड्स है। इसका उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा और मैनपुरी है। यह प्रदेश में बोए जाने वाला सबसे प्रमुख मोटा अनाज है दोस्तों। प्रदेश में बोया जाने वाला सबसे प्रमुख मोटा अनाज है दोस्तों। आइए दोस्तों अब जानेंगे प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलों के विषय में। प्रदेश के प्रमुख दलहनी फसलों के विषय में हम लोग आज जानेंगे। देखेंगे सर्वप्रथम किस दलहनी फसल के विषय में जानेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम यह है अरहर। अरहर के विषय में जानेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों कजानस कजान है। कजानस कजान है। उत्पादक क्षेत्र क्या है दोस्तों? प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी। प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी जो है इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी है, यही दोस्तों रिपीट हो गया है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब नेक्स्ट फसल है दोस्तों चना। चना, अरहर ये सब लेग्यूम्स क्रॉप हैं दोस्तों। कौन सी क्रॉप हैं? लेग्यूम्स क्रॉप हैं। आइए दोस्तों चना के बारे में जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है साइसर एरिटिनम है। इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों बाराबंकी, आगरा, कानपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है दोस्तों। चने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह किस क्षेत्र में होता है? आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलों में मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, मटर, चना आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख दलहन फसलें हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों? अरहर, मसूर, उड़द, चना, मटर, ये सब उत्तर प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। आइए दोस्तों अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? कौन कौन सी हैं देखेंगे। पहला है दोस्तों सरसों। सरसों है दोस्तों जिसे मस्टर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मस्टर्ड भी कहा जाता है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। यहाँ पर जो है दोस्तों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि सरसों की खेती मुख्य रूप से प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी भाग में की जाती है। सरसों की जो खेती है दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी भाग में की जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों ये है गन्ने की खेती। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। प्रदेश में गन्ना उत्पादक के 2 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है, जिसमें तराई क्षेत्र और गंगा यमुना 2 आब होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? गंगा यमुना दोआब। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं दोस्तों जो उत्पादन क्षेत्र उत्पादक जो बढ़िया उत्पादित करते हैं गन्ने को? वो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, रायपुर होगा दोस्तों। रायपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 2.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 13% है। 2.2 मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों पूरे गन्ने की खेती इतने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, 2.2 मिलियन हेक्टेयर पर, जो कि पूरे प्रदेश का लगभग 13% भूमि है दोस्तों। अर्थात यह कहा जा सकता है कि गन्ने की खेती पूरे उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि पर की जाती है दोस्तों? तो 13% भूमि पर
उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की जाती है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बागवानी की बात करेंगे। बागवानी की बात करेंगे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यह है आम की खेती, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर आदि क्षेत्रों में आम की खेती की जाती है। आदि क्षेत्रों में दोस्तों आम की खेती की जाती है। आम की प्रमुख किस्में कौन सी हैं दोस्तों? दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा, चौसा, गुलाब खास, मलिहाबादी, सफ़ेदा आदि जो दोस्तों आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। देश में उत्पादित आम को देश की विभिन्न शहरों के नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो ये देश नहीं होगा दोस्तों, प्रदेश होगा, प्रदेश होगा, प्रदेश में उत्पादित आम, मतलब उत्तर प्रदेश में जो आम उत्पादित होता है तो वह जो दोस्तों देश के विभिन्न शहरों में उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? वह लखनऊ में स्थापित किया गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? वह लखनऊ में स्थापित किया गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अमरूद के विषय में कुछ जानेंगे, अमरूद के विषय में कुछ जानेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसका उत्पादक क्षेत्र क्या है दोस्तों। प्रयागराज प्रमुख है, कौशाम्बी, बदायूं और कानपुर, ये 4 ज़िले बहुत ही प्रमुख हैं जो अमरूद की खेती के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। इसके प्रमुख जो है किस्म कौन सी हैं दोस्तों? सफ़ेदा, हाफजी, करेला, प्रयागराजी सफ़ेदा अर्थात जिसे जो है इलाहाबादी सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इलाहाबादी सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लखनऊ 49 जिसे सरदार के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने जो है ग्रो किया था दोस्तों? तो इसे जो है GS चीमा जी ने ग्रो किया था। ललित सुरखा है दोस्तों, ललित सुरखा जो है दोस्तों इसकी प्रजाति है किसकी? अमरूद की। आपसे पूछा जा सकता है कि ललित प्रजाति किसकी है, तो यह अमरूद की प्रजाति है। लखनऊ 49 अमरूद की प्रजाति है, प्रयागराजी सफ़ेदा अमरूद की प्रजाति है और हाफजी भी अमरूद की प्रजाति है। सभी जो है दोस्तों अमरूद की प्रजातियां हैं। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? यह प्रयागराज में स्थापित किया गया है। जैसे आम के लिए दोस्तों प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, मैंने आपको अभी बताया है कि लखनऊ में स्थापित किया गया था। जबकि अमरूद की बात की जाए तो यह जो है प्रयागराज शहर में स्थापित किया गया था। आइए दोस्तों कुछ अन्य बागवानी फसलों की बात करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है और कहाँ पर ज़्यादा खेती होता है, यही बात करेंगे दोस्तों। आंवले की बात करेंगे दोस्तों, ये इसकी खेती सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में। संतरे की बात की जाए दोस्तों, संतरे का सबसे ज़्यादा खेती सहारनपुर में और उत्पादन सहारनपुर में। लीची की बात करें तो दोस्तों लीची भी सहारनपुर में सबसे ज़्यादा खेती भी की जाती है और उत्पादन भी पूरे उत्तर प्रदेश में वहीं सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। आइए दोस्तों तरबूज की बात करें तो गंगा, सरयू, गोमती नदी घाटी में बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तरबूज की खेती की जाती है और यहाँ पर उत्पादन भी सबसे अधिक होता है दोस्तों। मेंथा जो है दोस्तों जिसे पिपरमेंट कहा जाता है, मेंथा जो है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पिपरमेंट कहा जाता है दोस्तों मेंथा को। और इसका जो है उपज जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? यह बाराबंकी, बदायूं, रामपुर और कन्नौज में, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर और कन्नौज में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो दोस्तों आइए अब पशुपालन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पशुपालन की बात करेंगे। तो दोस्तों 1940 में राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पशु संपदा को संरक्षण एवं संवर्धन एवं उत्पादन था दोस्तों। क्या था दोस्तों? किस चीज़ की स्थापना 1940 में की गई दोस्तों? तो यह थी दोस्तों राज्य सरकार द्वारा 1940 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। 1940 में राज्य सरकार द्वारा, 40 नहीं होगा दोस्तों, यह 1944 होगा।
1944 में राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जिसका उद्देश्य था पशु संपदा का संरक्षण करना, संवर्धन एवं उत्पादन करना था दोस्तों। देश के कुल पशुधन का 13.5% भाग उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। देश के कुल पशुधन का 13.5% भाग कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। पशुधन संख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कहा जाए यदि पशुधन की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 20वीं पशुपालन गणना की बात की जाए दोस्तों, सन 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 6.92 करोड़ पशुधन है। उत्तर प्रदेश में 6.92 करोड़ पशुधन है। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो वह गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पशु टीकों का जो उत्पादन होता है दोस्तों, जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा किया जाता है। जो पशुओं को टीके लगाए जाते हैं दोस्तों, उसका उत्पादन जो है कहाँ से होता है? यह दोस्तों पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ से किया जाता है दोस्तों। और यहाँ से ही सभी टीकों का वितरण भी होता है, जो पूरे प्रदेश में टीकाकरण के लिए जाना जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुपालन के अंतर्गत 2021-22 में 9.37% की वृद्धि देखी गई दोस्तों। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, करेंट का क्वेश्चन है, अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों। प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुपालन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 9.37% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान 21-22 की प्रचलित मूल्य पर 6.62% रहा है दोस्तों। 6.62% रहा है। कृषि क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्यवर्धन जो है दोस्तों 24.43% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों? पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर 7.6% दर्ज की गई। ये सभी करेंट का क्वेश्चन था दोस्तों। ये भी ताजे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वे के द्वारा प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के कुल पशुधन में गोवंशी पशुओं की संख्या 19 मिलियन है दोस्तों। गोवंशी पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 19 मिलियन है, जो कि पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश का दूसरा स्थान है, अर्थात दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, यह गोवंश में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। इसके पहले जो है कौन है दोस्तों? वह पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश के कुल पशुधन में भैंसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 मिलियन है। गोवंशियों की संख्या है दोस्तों 19 मिलियन, जबकि भैंसों की संख्या 33 मिलियन है, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से, भैंसों की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों प्रथम स्थान रखता है। आगे देखेंगे दोस्तों। 1970-71 में प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में प्रदेश के 3 जनपदों में क्रमशः वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 प्रारंभ किया था दोस्तों। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 कब जो है स्टार्ट किया गया था दोस्तों? तो आप बताएंगे 1973 में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 चलाया गया था दोस्तों। वह पूछा जा सकता है कि किन किन जिलों में चलाया गया था दोस्तों? तो वह वाराणसी, मेरठ और बलिया में चलाया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि 1976 में प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों। दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। प्रादेशिक
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना जो है कब की गई दोस्तों? 1962 में। कब की गई दोस्तों? यह 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिससे हम लोगों ने कृषि एवं पशुपालन में कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं दोस्तों, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है हम लोग कुछ 40 से 50 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से सॉल्व करेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन भी दोस्तों इस टॉपिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों ये होगा हम लोगों का जो है यह चैप्टर ख़त्म। तो दोस्तों यह था उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़े हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा इस पर कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इतने बढ़िया ढंग से मिलेगा तो और जगह भी, लेकिन यहाँ पर भी मिल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप लोग जो है निश्चिंत होकर के पढ़िए और बहुत ही आपको आनंद आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं कर, और दोस्तों बीच बीच में लाइक भी, और दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास को देखने के लिए।